नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम सी लैंग्वेज सीखने की शुरुआत कर रहे हैं और पहला वीडियो है तो इसमें हम सी प्रोग्राम के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर को 6 पार्ट में बांट सकते हैं और जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आपको इसको प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन किसी भी आदमी को प्रोग्राम का ओवरव्यू समझने में हेल्प करता है और इसके अंदर होता क्या है, मोस्टली होते हैं इसके अंदर कमेंट्स, जैसे कि नेम ऑफ द प्रोग्राम, नेम ऑफ प्रोग्रामर, ऑथर का नाम, या हो सकता है अदर डिटेल हो, डेट एंड टाइम ऑफ क्रिएटिंग द प्रोग्राम। तो इस तरह के सारे डिटेल इस हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में डालते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई कमेंट लिखेंगे कैसे। तो कमेंट लिखने का तरीका है कि या तो आप सिंगल लाइन कमेंट लिखेंगे या मल्टी लाइन लिखेंगे। तो जब सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं तो उसकी शुरुआत होती है लाइन की डबल स्लैश के साथ। एक एग्जांपल देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए डबल स्लैश डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर आपने अगली लाइन में लिखा डबल स्लैश प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो ये सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका है सी लैंग्वेज। अगर मल्टी लाइन लिखना है तो मल्टी लाइन कमेंट की शुरुआत होती है स्लैश स्टार, और जब आप सारी लाइनें कमेंट की लिख देते हैं तो उसके बाद एंड में लिखते हैं स्टार स्लैश। एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 5 लाइन लिखी हुई है कमेंट्स के अंदर, कमेंट्स के सबसे ऊपर स्लैश स्टार से शुरुआत की गई और स्टार स्लैश से कमेंट को एंड कर दिया। तो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का काम हो गया। अगला सेक्शन जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद आएगा उसको कहते हैं लिंक सेक्शन, और ये बहुत कंपलसरी है और इंपॉर्टेंट। लिंक सेक्शन में होता क्या है, लिंक सेक्शन में बेसिकली हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया कि भाई हेडर फाइल क्या है। हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर बहुत से प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस कंटेन रहते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 हेडर फाइल्स के नाम आपको शो कर रहा हूं। stdio.h, अगर आपको इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करना है तो आपको ये फाइल अपने प्रोग्राम में ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो math.h करके हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम फंक्शन से रिलेटेड कोई काम करना है तो time.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल हैं और इस हेडर फाइल सेक्शन के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम जो बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ 3 का एग्जांपल आपको बता रहे हैं। तो हेडर फाइल को इंक्लूड कैसे करेंगे, उसके लिए तरीका है हैश इंक्लूड और उसके बाद हेडर फाइल का नाम विद .h एक्सटेंशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। इंक्लूड stdio.h, तो ये सिंटेक्स रहेगा अगर आपको एक फाइल इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर आपको math.h फाइल को इंक्लूड करना है तो अगला सिंटेक्स ये होगा हैश इंक्लूड math.h। अब यहां पर जो हैश इंक्लूड है इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। ये एक प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव है। अब प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या है, ये सी कंपाइलर को यह बताता है कि मैंने जो कोड लिखा है उसको प्रोसेस करने से पहले आपको बताई गई फाइल्स, हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है, इसलिए इसको नाम देते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। लिंक सेक्शन के बाद अगला जो सेक्शन आता है उसको बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। ये भी ऑप्शनल है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी सिंबॉलिक कांस्टेंट्स हैं, कई बार हमको ऐसा प्रोग्राम लिखना होता है कि जिसमें हमें कुछ कांस्टेंट्स यूज करने होते हैं तो उनको हम कहाँ लिखेंगे, डेफिनेशन सेक्शन। इन जो सिंबॉलिक कांस्टेंट है उनको मैक्रोज के नाम से जानते हैं और मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए हम डायरेक्टिव यूज करते हैं हैश डिफाइन। एग्जांपल देखते हैं, हैश डिफाइन पाई 3.14। इस मींस पूरे प्रोग्राम के अंदर जहां भी आप पाई यूज करेंगे या लिखेंगे उसका मतलब होगा इट इज 3.14। अगला मैक्रो डिफाइन करते हैं जैसे कि हैश डिफाइन मैक्स 100, तो जहां भी प्रोग्राम के अंदर आप मैक्स लिखेंगे
वो ऑटोमेटिकली 100 को रिप्रेजेंट करेगा। मैक्रो डेफिनेशन वेरिएबल्स नहीं होते और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ये चेंज होते। नेक्स्ट सेक्शन आता है डेफिनेशन सेक्शन के बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ये भी ऑप्शनल है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सारे ग्लोबल वेरिएबल्स जो भी हमें यूज करने हैं वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कांस्टेंट और वेरिएबल्स के लिए हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अगर आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तो आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई वेरिएबल को एज ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं तो वह पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। अगर प्रोग्राम के अंदर हमने 4 फंक्शन लिखे हुए हैं तो वो चारों फंक्शंस में यूज हो सकता है। लेकिन कुछ लोकल वेरिएबल भी होते हैं। लोकल वेरिएबल क्या करते हैं? लोकल वेरिएबल उसी फंक्शन के अंदर काम आते हैं जिसमें उसको डिक्लेयर किया गया है। उसको आप एक फंक्शन में डिक्लेयर करके दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, जबकि ग्लोबल वेरिएबल को आप प्रोग्राम के टॉप में डिफाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको सारे फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं। एक सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमको डाटा टाइप लिखना पड़ेगा, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। अब डाटा टाइप के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आपको समझाने के लिए मैं 2-3 डेटा टाइप बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ है फ्लोट, सम और लास्ट में सेमीकोलन, और इंटीजर, रिजल्ट और सेमीकोलन। तो यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर एक डाटा टाइप है, जबकि सम और रिजल्ट वेरिएबल का नाम है। और एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको कोई भी वेरिएबल डिफाइन करने के बाद या कमांड्स को लिखने के बाद उस लाइन को प्रॉपरली सेमीकोलन से एंड करना है, अदरवाइज आपका कंपाइलर एरर शो करेगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन सेक्शन में क्या होता है? सी प्रोग्राम बेसिकली ग्रुप ऑफ फंक्शंस है और इन फंक्शंस में से एक फंक्शन मेन फंक्शन होता है और हर सी प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होना बेहद जरूरी है। बिना मेन फंक्शन के सी प्रोग्राम नहीं बने। इसके अलावा जो दूसरे फंक्शन हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, वो मेन फंक्शन द्वारा जरूरत पड़ने पर कॉल किए जाते हैं। जो मेन फंक्शन है इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट और एक होता है एग्जीक्यूशन पार्ट। और उसका जो सिंटैक्स है ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। वॉइड मेन, आपको इस तरह से ब्रैकेट बना देना है, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपका डिक्लेरेशन पार्ट भी आएगा और एग्जीक्यूशन पार्ट भी आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज हमें एक मेन फंक्शन लिखना है जिसमें ऐड करना है 2 नंबर्स को, ऐड 3 and 5। तो वॉइड मेन, कर्ली ब्रेसेस हमने डाले और यहाँ पे हमने लिखा int सम। तो int हो गया डाटा टाइप और सम हो गया वेरिएबल का नाम। इसको बोलेंगे डिक्लेरेशन पार्ट। नेक्स्ट कमांड में हमने क्या किया? सम इक्वल टू 3 + 5। लास्ट में आपको सेमीकोलन जरूर लगाना है। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेबल पार्ट। यहां से ही आपका एग्जीक्यूटेबल पार्ट शुरू हो गया। और लास्ट में हमको क्या करना है? प्रिंटफ कमांड से आपको सम को डिस्प्ले करा देना है और कर्ली ब्रेसेस लगा के आपको बंद कर देना है। यहाँ पर जो प्रिंटफ कमांड लिखी गई है इसका यूज किसी भी प्रकार की आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाने के लिए सी लैंग्वेज में किया जाता है। इनके बारे में हम सारी कमांड्स के बारे में 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेन फंक्शन के बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन। सब प्रोग्राम सेक्शन भी ऑप्शनल है। अगर आपको कुछ एडिशनल फंक्शंस चाहिए तो इसकी जरूरत पड़ती है, नहीं तो मेन फंक्शन से ही काम हो जाता है। मान के चलिए हमें कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर के अंदर एक तो आपका मेन फंक्शन होगा ही। अब उस मेन फंक्शन कैलकुलेटर के अंदर हो सकता कैलकुलेटर के अंदर आपको ऐड भी करना पड़ेगा, तो आपको ऐड का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा। आपको सब्ट्रैक्ट का फंक्शन क्रिएट करना होगा, मल्टीप्लाई का करना होगा, डिवीजन का करना होगा, और जैसा यूजर कमांड देगा उस कमांड के अकॉर्डिंग मेन फंक्शन आपके सब प्रोग्राम को कॉल करेगा। अगर ऐड का कमांड मिलेगा तो ऐड फंक्शन को कॉल करेगा, अगर मल्टीप्लाई का कमांड मिलेगा तो मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये होता है सब प्रोग्राम सेक्शन का काम। तो दोस्तों
इस तरह से हमने सी प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की। इसमें 6 सेक्शन होते हैं, 2 सेक्शन बहुत इसेंशियल हैं, बचे हुए ऑप्शनल हैं। आप एज पर रिक्वायरमेंट उनको ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और बेसिक कुछ इनपुट आउटपुट कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।